डॉक्टर सावित्री चौधरी, भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं उसके माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। और आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें। यदि आप चाहते हैं प्रेजेंटेशन में और सुधार की संभावना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रही हूँ तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बेल आइकन आ रहा है, उसे क्लिक करना आप ना भूलें, उसे अवश्य क्लिक करें। आज हम बात करेंगे DL.Ed प्रथम वर्ष की इकाई 7 है, और है बच्चों के पढ़ने के क्या क्या तरीके होते हैं, अध्ययन के क्या क्या तरीके होते हैं। इस पाठ का समावेश DL प्रथम वर्ष में क्यों किया गया है उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। तो हम अपनी बात शुरू करने से पहले या हम इस पर चर्चा करें, इससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैंने जो मुख्य बिंदु व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों के अध्ययन के तरीके। हम बात कर रहे थे कि ये विषय, ये प्रकरण यहाँ पर हमने क्यों रखा है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल अगर आप किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चा अधिक से अधिक अपना जो समय होता है वो मोबाइल पर गेम खेलने पर और दूरदर्शन पर कार्टून देखने पर वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करता है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। एक छोटा सा उदाहरण और मैं आपको देना चाहती हूँ। अभी एक सर्वे हुआ था कि स्कूल को रीओपन कब करना चाहिए। बच्चों से पूछा गया था, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, प्राइमरी के, अपर प्राइमरी के, मिडिल के, सेकेंडरी के, तो आप देखेंगे मिडिल तक के बच्चों का जो सर्वे था उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया है कि उसमें से करीबन 6% बच्चा ऐसा है जो बोलता है कि कभी स्कूल खुलना नहीं चाहिए। यदि इस प्रकार के सर्वे को हम अपने ध्यान में रखते हैं तो हमें जाग जाना चाहिए उस सोती हुई नींद से कि हमें लग रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का टीचिंग के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। वो स्कूल जाने से बचना चाहता है, वो पढ़ने से बचना चाहता है। अध्ययन उसे बोरिंग करने वाली चीज़ लगती है, अर्थात जो हमारी अध्ययन सामग्री पाठ्यक्रम के रूप में हमने उसके सामने जो परोसी है उसमें हम वो आकर्षण, वो रोचकता जिससे उसमें रुचि उत्पन्न हो पाए, शायद हम वो नहीं डाल पाए। तो मेरा जो भी पाठ्यक्रम निर्माता है या जो भी कमेटी और बोर्ड मेंबर्स हैं, इस YouTube के माध्यम से मेरा उनसे भी निवेदन है कि ये जो सर्वे की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है ये बड़ी चौंकाने वाली है कि बच्चा स्कूल जाने से बचना चाहता है, वो स्कूल जाना नहीं चाहता। और आप देखेंगे कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं कि बच्चा कह रहा है कि इस जो सेशन को 0 पीरियड आप घोषित कर दें। चलिए, ये जो टॉपिक है इसी उदाहरण और इसी सर्वे से रिलेटेड है। हमने यहाँ पर बताए हैं अध्ययन के तरीके कि बच्चे का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है, हमें कौन कौन सी विधियाँ, कौन कौन से तरीके हैं जिसे अपनाना चाहिए। हम कहते हैं कि अध्ययन करना भी क्या है, एक कला है, और एक बच्चे को इस कला में निपुण होना चाहिए। अगर वो निपुण हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे स्टडी स्किल कहते हैं। स्टडी स्किल क्या है, अध्ययन करना एक कला है और इस कला में एक बच्चा पारंगत हो जाए, इसे ही स्टडी स्किल कहा जाता है कि ये स्टडी स्किल है, एक कौशल है, एक अध्ययन कौशल है। अब इस अध्ययन कौशल से क्या होगा, बच्चे में दक्षता आ जाएगी, पूर्णता आ जाएगी। फिर हम बात करें कि ये जो कौशल है जिसे हमने स्टडी स्किल कौशल बोला है, अध्ययन कौशल बोला है, वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले बात की थी स्टडी स्किल की, मतलब अध्ययन कौशल की। हमने कहा कि अध्यापन करना भी एक कौशल है। इस कौशल में बच्चे को निपुण हो जाना चाहिए और होना ही चाहिए, इसी को हम स्टडी स्किल कहते हैं। अब क्या होगा, इन्होंने कहा ये जो अध्ययन कौशल है इसके 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है संदर्भ कौशल और दूसरा प्रकार है अधिगम स्थानांतरण। अब आप देखेंगे संदर्भ कौशल में, अब संदर्भ कौशल में क्या आता है, हमने कहा ये जो हमारा अध्ययन कौशल है वो अध्ययन कौशल 2 प्रकार का है। हम बात कर रहे हैं पहले संदर्भ
कौशल की। संदर्भ कौशल में क्या आता है, तो आप देखेंगे कि जो बच्चा है, संदर्भ कौशल से क्या मतलब है, वो जो बच्चा है जब वो विद्यालय में जाता है तो आप देखेंगे उस समय उसके पास जो पाठ्य पुस्तकें रहती है, उस पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त भी संदर्भ में बहुत सारी किताबें अंकित रहती है, बहुत सारे टाइटल अंकित रहते हैं। तो उससे संबंधित जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जर्नल्स हैं और भी इससे संबंधित जो सामग्री है उसको ग्रहण करना ही संदर्भ कौशल कहलाता है। विद्यालय और में जब पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय विद्यालय की जान होती है, तो आप ये देखेंगे आधार होता है। तो एक महाविद्यालय में, विद्यालय में एक अच्छे पुस्तकालय का होना बहुत बहुत आवश्यक है। पुस्तकालय में आपको पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी और बहुत सारा रिलेटेड हमारे को लिटरेचर मिलता है। ये सब संदर्भ साहित्य है। बच्चे को इसको पढ़ना चाहिए, उस बच्चे में उससे संबंधित साहित्य पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आप देखेंगे जब हमने बात की थी पाठ योजना की तो हमने बात की थी उद्देश्य की। जब हमने बात की थी उद्देश्य की तो हम एक उद्देश्य पर आए थे कि बच्चे में रुचि जागृत होगी, वो इससे संबंधित साहित्य को पढ़ने में रुचि ले सकेगा। ये विषय मैं उसी से जोड़ रही हूँ और यहाँ संदर्भ कौशल का तात्पर्य भी करीब करीब उसी से है कि एक जो बालक है वो बालक क्या करे, पढ़ने में रुचि ले। तो रुचि के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, अध्ययन कौशल। अध्ययन कौशल में हमने दो भाग किए उसके। सबसे पहला कौन सा है, संदर्भ कौशल। संदर्भ कौशल में हमने लाइब्रेरी को शामिल किया। लाइब्रेरी में क्या होता है उस पर हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे दूसरे कौशल की और वो है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण से क्या तात्पर्य होता है, तो हम कहते हैं कि अधिगम स्थानांतरण जो होता है उसको अधिगम अंतरण भी कहते हैं। सीखा हुआ कार्य ये बहुत प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और नल। तो सकारात्मक जो स्थानांतरण होता है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण जो होता है उसमें आप देखेंगे पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे वाले ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, प्रभावी होता है और वो जल्दी सीख लेता है, तो उसको बोलते हैं हम सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण आप देखेंगे जो पूर्व में मैंने जो सीखा था, मेरा जो ज्ञान था वो मुझे नया ज्ञान सीखने में क्या कर रहा है, बाधा उपस्थित कर रहा है। जैसे आप देखेंगे मेरे को क्या चलाना आता है, स्कूटर चलाना आता है, मुझे स्कूटी चलाना आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। अब मैं क्या सीखना चाहती हूँ, कार चलाना सीखना चाहती हूँ। आप देखेंगे कि आप देखेंगे कार में सारा जो कार्यक्रम है, जो योजना है उसकी कि किस तरह से चलेगी। ब्रेक भी आप देखेंगे पाँव में है और आप क्लच भी देखेंगे कि पाँव से ही आपको लगाना है, स्पीड भी आपको पाँव से बढ़ानी है। सिर्फ आपको आपके पास जो सीधा करने के लिए आपके पास रिमोट कंट्रोल है, बस वो आपको हाथ से सीधा पकड़ना है स्टीयरिंग को, बाकी आपको कुछ नहीं। आप देखेंगे इस तरह से। फिर आप देखेंगे अगर बाधक है, हिंदी टाइपिंग का मैं उदाहरण दूं, यदि किसी ने इंग्लिश टाइपिंग सीखी हुई है तो आप देखेंगे अगर वो हिंदी टाइपिंग सीखता है तो जो इंग्लिश टाइपिंग है वो हिंदी टाइपिंग जब सीखेगा तो उसमें वो बाधा अवरोध उत्पन्न करेगी। और नल अधिगम भी है, शून्य अधिगम स्थानांतरण जिसे कहा जाता है, जो ना तो सीखने में सहयोग करता है ना असहयोग करता है, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से हम बहुत सारी बातें इस विषय पर करेंगे। अभी हम बात करें अधिगम स्थानांतरण की, और मैंने आपको ये बताया कि अधिगम स्थानांतरण जो है वो सीखे हुए व्यवहार को मांझता है और नए ज्ञान से जोड़ता है। सीखा हुआ जो नया ज्ञान है हमारा, जो हमने पूर्व में सीख लिया था, अब नया जो हम सीखने वाले हैं उसको सीखने में हमारी मदद करता है। देखिए मैंने व्हाइट बोर्ड पर कुछ मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं, हम मुख्य बिंदुओं की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दूसरा वाला अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण में क्या लिखा है, अधिगम स्थानांतरण जो होता है उसको अधिगम अंतरण भी कहते हैं। मतलब जो इंटरनल ट्रांसफर लर्निंग, जो लर्निंग है, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो कैसी है, अभी यहाँ पर इंटरनल है, अंतरण। अधिगम स्थानांतरण के अधिगम स्थानांतरण से एक विषय के बाद, देखिए कितनी सरल भाषा में ये बात बताइए आपको, एक विषय के बाद दूसरा विषय सरलता से सीख लिया जाता है। इसे ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं।
जिससे क्या होता है, जिससे जो श्रम होता है, मेहनत जो होती है, उसकी बचत आप देखेंगे कम लगती है, समय की भी बचत होती है और सीखने की सरल और एकदम समुचित और व्यवस्थित जो विधि है वो अधिगम स्थानांतरण में जो होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होती है, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या अदा करती है। एक परिभाषा के माध्यम से मैं बताती हूँ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है। तो आप एक परिभाषा देखेंगे, लिखा है कि एक क्रिया के सीखने का प्रभाव जब दूसरी क्रिया पर पड़ता है तो हम उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। देखिए कितनी सरल परिभाषा है, मैं इसे रिपीट करती हूँ कि एक क्रिया के सीखने का प्रभाव जब दूसरी क्रिया जो आप सीख रहे हैं उस पर पड़ता है, उसी को हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या आवश्यकता आ गई हमें ये बच्चों को अध्ययन के तरीके दिखाने की या पढ़ाने की या समझाने की, क्या आवश्यकता आन पड़ी है। तो यहाँ देखिए हमारा अगला बिंदु है अब यहाँ पर कि बच्चों के अध्ययन के तरीकों की हमें क्या आवश्यकता है। तो आप देखेंगे जिस प्रकार शरीर की मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार अध्ययन को बेहतर बनाने के लिए, अध्ययन में बालक रुचि ले, उसके लिए वो अरुचिकर ना रहे, तो फिर अध्ययन की जो ये तरीके हैं इनकी हमें आवश्यकता महसूस होती है। फिर यहाँ आप देखेंगे जिन बातों को व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर सीख लेता है तो वहाँ पर उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, वो स्थानांतरित, जो सीखा हुआ ज्ञान है वो स्थानांतरित हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक विषय के संस्कार जिस अनुपात में उसने सीखे हैं उसी अनुपात में उसमें धीरे धीरे स्थानांतरित होते हुए चले जाते हैं। तो आप देखेंगे सीखने की सरल और समुचित विधि जो होती है अधिगम स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो अब हम बात करेंगे, इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे कि अध्ययन के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। अब हम बात कर रहे हैं अध्ययन के तरीकों की, कि जो अध्ययन के तरीके होते हैं उनका विद्यार्थी के लिए, बालक के लिए क्या महत्व है, क्यों अध्ययन के तरीके हम बालकों को सिखाना चाहते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात कि अध्ययन के तरीकों की क्यों आवश्यकता है। स्वस्थ आदतें जन्म लेती हैं। यदि हम अच्छे तरीके सिखाएं बच्चों को अध्ययन के तो उससे स्वस्थ आदतें जन्म लेती हैं और मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास जो होता है हमारा वो बहुत तीव्र गति से होता है और चहुमुखी दिशा में होता है, मतलब सर्वांगीण विकास होता है। फिर आप देखेंगे, मैं आपको ये सरल तरीके से समझाऊं, इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इस चर्चा को विस्तार से शुरू करते हैं। अध्ययन के तरीकों का महत्व। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और पढ़ते हैं कि अध्ययन के तरीकों की आवश्यकता क्यों है। उसका एक विद्यार्थी के जीवन में, बालक बालिकाओं के जीवन में, जो भी अध्ययनशील है, जो भी अध्ययनरत है, उसके जीवन में अध्ययन के तरीकों का क्या महत्व है। देखिए यहाँ पर ये हमारा है अध्ययन के तरीकों का महत्व, मुख्य बिंदु जिस पे हमारी चर्चा हो रही है अभी। फिर देखिए, अगर अध्ययन के तरीके बहुत अच्छे हों तो एक विषय के बाद दूसरा विषय आसानी से सीख लिया जाता है, मतलब बच्चे को आसानी से समझ में आ जाता है। फिर देखेंगे यदि वातावरण अनुकूल हो तो ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये आसानी से हो जाती है। यदि प्रतिकूल वातावरण हो तो जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो संभव नहीं हो पाती। फिर आप देखेंगे अध्ययन जो करता है विद्यार्थी, अध्ययन में विद्यार्थी की रुचि को प्रमुखता दी जाती है। मैंने पूर्व के भी वीडियो में आपसे ये बात करने की कोशिश की थी, आपको समझाने का प्रयास किया था कि दो ही हमारे पास शब्द हैं या दो ही बातें हैं, एक तो आवश्यकता और एक रुचि। यदि व्यक्ति को आवश्यकता है तो आप देखेंगे वो कुछ भी सीख सकता है, कठिन से कठिन, असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। और यदि रुचि है तो हम कितने भी बिजी हों उस काम के लिए हम समय निकाल ही लेते हैं, उसे सीख ही लेते हैं, उसे पूरा कर ही लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे अध्ययन में विद्यार्थी की जो रुचि होती है उसको प्रमुखता दी जाती है। फिर देखें अध्ययन के जो तरीके हैं उसमें स्मरण शक्ति
मतलब आप देखेंगे मैं किसी भी तरीके से पढ़ूं और बस पढ़ूं ये ज़रूरी नहीं है, 10 घंटे पढ़ूं 20 घंटे पढ़ूं ये भी ज़रूरी नहीं है। हम कुछ ऐसी स्वस्थ आदतों का इन अध्ययन के तरीकों से निर्माण कर लें, उससे क्या फ़ायदा हो जाता है, क्या महत्व है। देखें, आप देखें, इससे स्मरण शक्ति जो हमारी मेमोरी है, 2 टाइप मेमोरी, STM और LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, प्रबल हो जाती है, याद करा हुआ स्थायी हो जाता है, हम शीघ्रता से सीख लेते हैं, वो प्रभावी हो जाता है। फिर आप देखेंगे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी अध्ययन की यदि अच्छी आदतें हों तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी विकसित होता है सही दिशा में। फिर देखेंगे क्या होता है, अध्ययन की जब हमारे अंदर स्वस्थ आदतें विकसित हो गई है, हमने अच्छे तरीकों का अर्जन कर लिया है या अच्छे तरीकों को हमने अपना लिया है, तो आप देखेंगे बच्चे का अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। तो जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो आप देखेंगे बच्चा क्या होता है, उसका उत्साह भी बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ने के साथ उत्साह भी बढ़ गया, रुचि भी हो गई और उसका टीचिंग के प्रति या विषय के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो गया। देखिए कितने सारे कामों का, ये तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई। देखिए छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिन विषय जो हैं, उस बच्चे को अभी तक जो कठिन विषय लग रहे थे, जो उसे याद नहीं हो रहे थे, जिन्हें वो रट नहीं पा रहा था, जिन्हें वो सीख नहीं पा रहा था, स्वस्थ आदतों से, अध्ययन के स्वस्थ तरीकों से, अच्छे तरीकों से वो कठिन विषय भी सरल हो जाते हैं और परीक्षा में जो परीक्षा परिणाम आता है वो भी उन्नतशील आता है, उच्च दिशा में आता है, मतलब परीक्षा जो परिणाम होता है वो बहुत अच्छा आता है। अब देखेंगे, अब हम ये बात कर रहे थे यहाँ पर अवलोकन के तरीकों का क्या महत्व होता है एक छात्र के लिए जीवन में, जो अध्ययन के तरीके हैं उसका क्या महत्व है। अब आप देखेंगे हम अगले बिंदु पर जा रहे हैं और अगला बिंदु है हमारा कि और कौन कौन से तरीके। तो सबसे पहले जब हम विधि की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अवलोकन विधि की। अवलोकन विधि क्या होती है? अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अंग्रेजी का शब्द है, ये अवलोकन जो है अंग्रेजी का शब्द है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन पर्यायवाची के रूप में हमने इस्तेमाल लिया है अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है देखना, निरीक्षण करना। देखें आप व्हाइट बोर्ड पे भी मैंने लिखा हुआ है, देखना, अवलोकन करना, निरीक्षण करना। आप देखेंगे जब भी हम किसी कार्य को सीखते हैं, कोई काम सीखते हैं, पढ़ना, लिखना, खाना बनाना, कपड़े सिलना, कोई भी काम, चाहे वो घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे पेज में पंचिंग करने का काम क्यों ना हो, स्टेपलर में पिन बदलने का काम क्यों ना हो, कुछ जो हम काम सीखते हैं वो हम देखकर ही सीख जाते हैं। तो आप देखेंगे अवलोकन को, अवलोकन से तात्पर्य होता है देखना, निरीक्षण करना और अवलोकित करना। अब देखेंगे आप यहाँ पर एक परिभाषा के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए परिभाषा है गुड एवं हेड की। क्या बताया है इन्होंने अपनी परिभाषा में कि जो विज्ञान है, साइंस है, उसका जो प्रारंभ होता है वो अवलोकन के माध्यम से ही होता है और इसकी पुष्टि जो होती है वो अवलोकन में, जब इसको पुष्ट करना पड़ता है, सामान्यीकरण जिसे कहते हैं, जिसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं, सामान्यीकरण करना होता है। नियम और सिद्धांतों की जब हम रचना करने पर आते हैं लास्ट स्टेप पर, तो आप देखेंगे तब भी विज्ञान को अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। ये परिभाषा भी अवलोकन के महत्व को इंगित करती है। फिर अगला बिंदु हमारा चर्चा का रहेगा अवलोकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अवलोकन के प्रकार में पहले आप एक एक बिंदु देख लें, फिर अपन इसे सरल भाषा में समझेंगे। अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन, और अंतिम में हमारा सामूहिक अवलोकन। अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अवलोकन के ये कौन कौन से प्रकार हैं। कि सबसे पहले हमारा विषय है अवलोकन के प्रकार। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं अनियंत्रित अवलोकन की। तो अनियंत्रित अवलोकन जो है, वहाँ पर जब हम अवलोकित करते हैं, देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, जांचते हैं उसे, तो आप देखेंगे किसी व्यक्ति का यदि हम अवलोकन कर रहे हैं
या किसी घटना का कर रहे हैं, या हमने कोई वेरिएबल लिया हुआ है उसका हम कर रहे हैं, उस पर उस व्यक्ति का जो अवलोकन करता है उसका उस पर कोई भी महत्व नहीं होता। जिन व्यक्तियों पर अवलोकनकर्ता अवलोकन कर रहा है उसकी कार्यविधियों पर, उसके व्यवहार पर जब उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता तो उसे हम अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं। फिर आप देखेंगे अर्थात प्राकृतिक अध्ययन है या प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें जो प्राकृतिक आवाज़ है उस पर कोई हमारा नियंत्रण नहीं है, तो इस तरह से वो अनियंत्रित अवलोकन कहलाता है। जैसे कोई भी क्रिया किसी बाहरी तत्व से प्रभावित हो जाए और उस बाहरी तत्व को या उसको वेरिएबल को या उस चर को जब हम नियंत्रित नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, वो हमारे कंट्रोल में ना हो, वो होना जिस पर हमारा कोई नियंत्रण ना हो, तो उसको हम अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं। फिर देखेंगे हम बात कर रहे हैं नियंत्रित अवलोकन की। तो जो नियंत्रित अवलोकन है उससे क्या अभिप्राय है, तो आप देखेंगे इस विधि में जो भी व्यक्ति अवलोकन करता है, कोई भी, मैं भी अवलोकन करता हूँ, यदि मैं अवलोकन करता हूँ और मैं किसी व्यक्ति को, व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति की गतिविधियों को या फिर उसकी किसी घटनाक्रम को जब मैं अवलोकित कर रही हूँ तो उस पर आप देखेंगे कि उस पर नियंत्रण मैं कर सकती हूँ। जैसे मेरे को अगर लग रहा है कि मैं कक्ष में विद्यार्थियों के अध्ययन का महत्व कर रही हूँ या मैं उसको अवलोकित कर रही हूँ, तो यदि वो बच्चों का व्यवहार या अध्ययन उससे प्रभावित होता है बाहर की आवाज़ से या कोई शोर से, तो मैं उस शोर को कंट्रोल कर सकती हूँ। यदि उस पर मेरा नियंत्रण है, मैं उसमें कुछ हेर फेर कर सकती हूँ, मैं उसको छुपा सकती हूँ, तो आप देखेंगे ये जो अवलोकन है वो नियंत्रित अवलोकन कहलाता है। फिर देखेंगे सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग लिडमैन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने सोशल डिस्कवरी, उसमें सबसे पहले सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। और यदि हम बात करते हैं सोशोलॉजी की, समाजशास्त्र की, उसमें ये जो अवलोकन विधि है उसको बहुत ज़्यादा महत्व शोध में दिया जाता है। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी, जिस विषय को आज हम DLED प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, ये एक आपकी जो एक टेक्स्ट बुक है बच्चे और बचपन, उसका जो इकाई 7 है, ये इन फ्यूचर आने वाले कल में आपकी उच्च जो कक्षाएं हैं उसके अध्ययन में आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये जो लेवल है ये आपके PG लेवल का है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। वहाँ पर बहुत सारी शोध की विधियाँ आती हैं, उसमें एक विधि भी होती है, वो होती है अवलोकन विधि। चलिए वापस हम जुड़ते हैं अपने विषय से। ये तो मैंने एक आपको जानकारी दी थी जिससे आपकी रुचि बने कि निकट भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे रिलेटेड आपके RPSC में क्वेश्चंस भी आते हैं, या कभी आप नेट स्लेट किसी का पेपर देते हैं नेशनल स्तर का, स्टेट लेवल का, तो भी इन विधियों में से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और निश्चित तौर पर जो अभी आपके सितंबर माह में संभावित मैं आपको बता रही हूँ, जो सैद्धांतिक आपकी परीक्षाएं होंगी उसमें तो ये प्रश्न के रूप में आप इस विषय को अवश्य पाएंगे। चलिए चलते हैं सहभागी अवलोकन। आप देखेंगे मैं लिडमैन की बात कर रही थी, उन्होंने एक जो उनकी पुस्तक थी सोशल डिस्कवरी, और उसका जो प्रकाशन था या बनाई थी उसे 1924 के समय की बात है। उसमें उन्होंने सहभागी अवलोकन का किया था। उसमें अवलोकन करता किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या घटना का जो होता है उसमें सहभागी खुद भी उसमें शामिल हो जाता है, उसके साथ साथ में रहता है, उसकी गतिविधियों के साथ रहता है, उसके साथ बोलता है, खाता है, पीता है, व्यवहार करता है। मतलब अवलोकन करता स्वयं जब उस व्यक्ति के साथ जिसका वो अवलोकन कर रहा है अपने आप को उसमें शामिल कर लेता है, ढाल लेता है, उसके साथ में रहता है, तो उसे हम सहभागी अवलोकन कहते हैं। व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है या घटना के किसी भाग का जब उसे वर्णन करना है या घटना के किसी भाग को उसे देखना है, तो आप देखेंगे व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, स्वार्थ है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसमें निहित होते हैं, और व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं यथार्थ की ओर जाता ही है। अब हम बात करेंगे अनियंत्रित सहभागी अवलोकन। अब हम बात करेंगे असहभागी अवलोकन की। असहभागी अवलोकन से तात्पर्य है कि इसमें अवलोकन करता जब किसी व्यक्ति का, समूह का, वस्तु का या किसी घटनाक्रम का जब अवलोकन करता है तो उसमें वो स्वयं शामिल नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल होता है,
तटस्थ होता है, दूर रहकर उसकी सारी ही गतिविधियों को वो रिपोर्ट करता है, लिखता रहता है और समझता रहता है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होता, जैसा व्यक्ति व्यवहार करता है उसको वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा, एज इट ऐसा का ऐसा वो उस डायरी में लिखता है और उसी जो डाटा इकट्ठा होता है उसी के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई भी भावनाएं हैं, फीलिंग है या हमारे मन में या हमारे हार्ट में जो उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, कोई काम नहीं आता, बाइसेस नहीं होते, बिल्कुल न्यूट्रल रहकर, तटस्थ रहकर हमें उस क्रिया का, उस व्यक्ति का या उस व्यक्ति के व्यवहार का या घटना का अध्ययन करना होता है। अब हम बात करते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन की। तो अर्ध सहभागी अवलोकन का मतलब होता है सेमी पार्टिसिपेंट। अब सेमी मतलब कुछ समय वो उसके साथ इन्वॉल्व है और कुछ समय वो उसके साथ में नहीं है। मतलब जहाँ जहाँ उसे लग रहा है कि डाटा कलेक्शन में उसकी सहभागिता की आवश्यकता है तो वो उसके साथ जुड़ जाता है, और जहाँ उसे लगता है कि उसे न्यूट्रल रहकर काम करना है तो वो उस समय वो न्यूट्रल रहता है। तो किसी घटना का, किसी व्यक्ति का, किसी समूह या संस्था का जब व्यक्ति अवलोकन करता स्वयं, उसमें विभिन्न स्तरों पर या विशेष स्तरों पर शामिल होकर या न्यूट्रल रहकर जब काम करता है तो इस प्रकार की जब क्रिया देखने को मिलती है, इस प्रकार का जो कार्यक्रम होता है या इस प्रकार की जो अवलोकनकर्ता योजना बनाता है उसे हम अर्ध सहभागी अवलोकन कहते हैं। अब हम बात करते हैं सामूहिक अवलोकन की, ग्रुप ऑब्जर्वेशन। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे किसी भी शैक्षिक घटना का जो अवलोकन है उस अवलोकन को हम ध्यान में रखते हैं कि शैक्षिक घटना का जो हम अवलोकन कर रहे हैं अवलोकनकर्ताओं द्वारा किया जाता है, तो उसके विशेषज्ञ होते हैं। जो अवलोकन करता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको किस समूह का, किस प्रकार से, किन कार्यविधियों का, किन गतिविधियों का, किस स्टेप पर किन चीज़ों का, वस्तुओं का बारीकी से निरीक्षण करना है। तो ये सामूहिक निरीक्षण होता है। फिर आप देखेंगे ये डाटा इकट्ठा करते हैं। जब हमारे पास आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं फिर उनका संश्लेषण और विश्लेषण किया जाता है। फिर संश्लेषण विश्लेषण जब होता है जब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जब निष्कर्ष हम किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या संस्था या समूह के बारे में निकाल लेते हैं तो फिर भावी शोध के लिए या भावी क्या और इसमें हो सकता था उसके लिए हम सुझाव भी देते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे आपके सामने इसकी कि अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ हमने 6 प्रकारों की बात की है आपके सामने कि अवलोकन के 6 प्रकार होते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके आरपीएससी के जो एग्ज़ाम आरपीएससी कंडक्ट कराती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका जो टॉपिक है वो एकदम महत्वपूर्ण है। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें जिससे आप अपनी सैद्धांतिक कक्षाओं में भी लिख सकें। आपका सीखा हुआ जो ज्ञान है और अधिगम है वो स्थायी रहे जब तक कि कहीं ना कहीं आप किसी सरकारी नौकरी के हकदार ना हो जाएं। आप हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार आप हमसे जुड़े रहें, हम ऐसी आशा रखते हैं। धन्यवाद।